नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास गद्दार देशभक्त। इंस्पेक्टर कमलकांत मॉर्ग में पहुंचा। स्ट्रेचर पर सफ़ेद कपड़ा ढकी एक लाश पड़ी थी। कमलकांत के इशारे पर मॉर्ग अटेंडेंट ने लाश पर पड़ा कपड़ा हटा दिया। कमलकांत का मन वितृष्णा से भर गया। लाश इतनी विभत्स अवस्था में थी कि उसे देखने के लिए भी काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत थी। जिस्म बुरी तरह से कुचला हुआ था। चेहरा किसी हद तक पहचान में आ रहा था। कमलकांत के साथ एक अन्य शख्स भी था। वह 40 साल की उम्र का एक मजबूत कदकाठी वाला शख्स था। उसके जिस्म पर पुलिस की वर्दी नहीं थी। उसका नाम कल्याण होलकर था और वस्तुतः वह भारत की सबसे बड़ी खुफिया संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की क्राइम ब्रांच का अफसर था, जो उस वक्त एक खास मिशन पर निकला हुआ था। कमलकांत के साथ उसने भी बेहद बारीकी से लाश का मुआयना किया था। अंततः दोनों ने लाश से नजरें हटाकर एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में ही इशारा हुआ, फिर दोनों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अटेंडेंट ने लाश के चेहरे को पुनः ढक दिया। कमलकांत और होलकर मॉर्ग से बाहर आ गए। होलकर कमलकांत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ बोला, कोई विदेशी लगता है। हाँ, कमलकांत ने कहा, लेकिन इसकी तलाशी में कोई पासपोर्ट या वीज़ा बरामद नहीं हुआ। पासपोर्ट और वीज़ा यह हर वक्त साथ रहकर तो घूमता नहीं होगा। वे तो होटल या फिर जहाँ यह ठहरा होगा वही होंगे। हाँ, मगर कोई फायदा नहीं है ऑफिसर, कमलकांत असहाय भाव से बोला। हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसकी शिनाख्त को लेकर आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हैं। होलकर के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। फिर भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है ऑफिसर, कमलकांत बोला। देर सवेर मालूम हो जाएगा। कैसे? फॉरेनर है तो पासपोर्ट और वीज़ा पर ही इंडिया आया होगा। जारी किए गए वीज़ा की अवधि में हर एक फॉरेनर का अपने मुल्क वापस लौटना सुनिश्चित होता है। इसके वापस न लौटने की सूरत में इसके मुल्क की सरकार इस बवाल बाबत खोज खबर जरूर लेगी, तो हमें इसकी शिनाख्त पता चल जाएगी। जी, तुम पुलिस वाले इजी रास्तों पर बहुत निर्भर रहते हो। क्या कहा ऑफिसर? कमलकांत मॉर्ग की पार्किंग में खड़ी अपनी पुलिस कार के पास ठिठकता हुआ बोला। तुमने जो कहा वो केवल एक ही सूरत में हो सकता है, तब जबकि यह शख्स अपने असली पासपोर्ट और वीज़ा पर भारत आया हो। अगर यह फर्जी पासपोर्ट वीज़ा पर इस मुल्क में आया होगा तो फिर जरा बताओ कि इसकी डिटेल कहाँ दर्ज होगी। तो क्या तुम्हें शक है ऑफिसर कि यह शख्स अपने असली पासपोर्ट पर यहाँ नहीं आया है? शक नहीं, पूरा यकीन है कि यह शख्स निश्चित रूप से फर्जी पासपोर्ट वीज़ा पर इस मुल्क में घुसा है। क्या मैं दावे की वजह जान सकता हूँ? जरूर, होलकर ने कहा। दरअसल यह इस ढंग का पहला कत्ल नहीं है। गुजरे 2 महीने में यह इस तरह का तीसरा कत्ल है। यानी कि इससे पहले ठीक इसी ढंग से 2 कत्ल और किए जा चुके हैं। और कत्ल करने से पहले मरने वाले को घोर यातनाएं दी गई है, जैसा कोई राज उगलवाने की कोशिश की गई हो। खास बात यह है कि इससे पहले मारे गए दोनों शख्स भी विदेशी मूल के थे। क्या कह रहे हो ऑफिसर?
कमलकांत चौंक पड़ा था। लगता है तुम्हें इस बात की खबर नहीं है इंस्पेक्टर, जबकि वे दोनों कत्ल भी मुंबई के ही दो अलग अलग इलाकों में हुए हैं। आई एम सॉरी ऑफिसर, मैं पिछले 2.5 महीने से छुट्टी पर अपने गांव गया हुआ था। कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है इसीलिए। लेकिन तुमने जो बताया वह सचमुच चौंकाने वाला है। मुंबई शहर के अंदर पिछले 2 महीने में एक ही ढंग से 3 लोगों का कत्ल हो चुका है और मरने वाले तीनों ही विदेशी है, जिनमें से अभी तक किसी की भी शिनाख्त नहीं हुई है। ऐसा ही है इंस्पेक्टर, होलकर बोला, क्योंकि इससे पहले वह भी यकीनन फर्जी पासपोर्ट वीज़ा पर ही आए होंगे। फॉरेनर्स की ऐसी विजिट आमतौर पर टूरिस्ट वीज़ा पर ही होती है, जिसकी अवधि ज़्यादातर 15 दिन या 1 माह होती है। यानी 1 महीने में उन्हें अपने मुल्क वापस लौटना होता है। अर्थात उन दोनों मकतूलों की वीज़ा अवधि खत्म हो चुकी होनी चाहिए। उसके बावजूद दुनिया के किसी भी मुल्क की तरफ से उनके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं आई है। क्या तुम इसका मतलब बता सकते हो? साफ है, कमलकांत अपने सिर को जुम्बिश देता हुआ बोला। उन दोनों के भारत आने का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, वरना उनकी गुमशुदगी की बाबत अब तक हमारे विदेश मामलों के मंत्रालय की जरूर कोई इंक्वायरी आ चुकी होती। ठीक कहा तुमने। यह तीसरा कत्ल भी उन्हीं दोनों कत्लों की कड़ी लगता है। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि यह शख्स भी फर्जी पासपोर्ट वीज़ा पर भारत आया होगा। सवाल यह है कि ऐसा कौन कर रहा है? वह कौन है जो फॉरेनर्स के खून का प्यासा है? उससे भी बड़ा सवाल ये सारे के सारे फॉरेनर्स मरने के लिए अपने मुल्क से भागकर मुंबई क्यों आ रहे हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। कमलकांत ने हुंकार भरी। फिर होलकर को देखकर पूछा, वैसे जनाब सवाल तो यह भी है कि इन सवालों के जवाब इंटेलिजेंस क्यों तलाश रही है? कत्ल के ऑर्डिनरी केस की तफ्तीश के लिए हमारा पुलिस का महकमा तो मौजूद है। क्या हमारे लिए पुलिस के सवालों का जवाब देना जरूरी है? ऐसी तो कोई बात नहीं है जनाब, कमलकांत गहरी सांस खींचकर बोला। मैंने तो महज उत्सुकतावश यह सवाल किया था, लेकिन जवाब मुझे मिल गया है। क्या जवाब मिल गया है? यहीं के आईबी के पास कोई पुख्ता इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो यकीनन किसी बड़े और खतरनाक देशी विदेशी षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे हालात में सबसे पहले आईबी की ही नींद हराम होती है। मैं क्या इस सच को नहीं जानता? जानने के लिए शुक्रिया। होलकर का लहजा शुष्क हो गया। मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप कर दूँ? फिर से शुक्रिया। वैसे आईबी के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए जो उसे चलने के लिए सिविल पुलिस के व्हीकल की ज़रूरत आ पड़े। मेरी कार उधर खड़ी है, चलता हूँ। बहरहाल कोई खास जानकारी मिले तो मुझसे शेयर करना मत भूलना। नहीं भूलूंगा ऑफिसर, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। होलकर ने उससे हाथ मिलाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जनरल चीफ वीरेश गौतम दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय पहुंचा और गृह मंत्री बादल नारंग के भव्य ऑफिस में पहुंचकर उनसे मिला। वह गोपनीय मीटिंग पूर्व निर्धारित और निहायत ही अहम थी। एजेंडा था हाफिज लुईस। हाफिज लुईस पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का एक आतंकी चेहरा था। वह जमात उल फिजा नामक एक आतंकी संगठन का प्रमुख था। उससे आतंक का साम्राज्य इराक, अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका तक फैला हुआ था।
भारत में 1993 के मुंबई बम कांड सहित मुंबई हमले का वह मास्टरमाइंड था। पाकिस्तानी हुकूमत का हाफिज लुईस को खुला और निर्लजता भरा समर्थन व संरक्षण प्राप्त था। इसी वजह से हाफिज पाकिस्तान की ज़मीन पर आज़ाद घूम रहा था। कैसे है गौतम साहब? प्रभावशाली चेहरे तथा आवाज़ वाले गृह मंत्री बादल नारंग ने वीरेश गौतम से औपचारिक सवाल किया। अगर आपका सवाल मेरे फील्ड को लेकर है तो गुस्ताखी माफ होम मिनिस्टर साहब, गौतम अदब से बोला था। इस फ्रंट पर हालत जरा भी अच्छी नहीं है। वो तो इसी से जाहिर है कि आईबी का जोनल चीफ खुद मुंबई से दिल्ली आया है। नारंग बोला, लेकिन बात क्या है? क्या आईबी को कोई अहम सुराग हाथ लगे हैं? ऐसा ही है जनाब। वे सुराग बेहद अहम और फिक्र में डालने वाले हैं, जिन्हें आपकी जानकारी में लाया जाना बेहद ज़रूरी है। लाओ, आप जानते ही है कि मेरे आने की वजह हाफिज लुईस है। अब क्या किया है उसने? अभी किया नहीं है, करने वाला है। क्या? आईबी ने जो जानकारियां जुटाई है उसके मुताबिक हाफिज लुईस ने एक निहायत ही खतरनाक मास्टर प्लान तैयार किया है। कैसा मास्टर प्लान? मुंबई हमले जैसा? उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक। अरे, हमें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस बार हाफिज ने अपने ऑपरेशन को औरंगजेब का नाम दिया है। ऑपरेशन औरंगजेब। ऑपरेशन औरंगजेब, नारंग ने व्यग्र भाव से दोहराया। फिर पूछा, उसके इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? वैसे तो सर, हर पाकिस्तानी दहशतगर्द का केवल एक ही मकसद है, हमारे मुल्क की ज़मीन पर तबाही फैलाना, बेगुनाहों के खून की नदियाँ बहाना, ताकि वह हमारी हुकूमत पर अपनी मांगों को मानने का दबाव बना सके। वह अपने इन शैतानी मंसूबों में कितना कामयाब हुआ है, यह अलग मसला है। मगर ऑपरेशन औरंगजेब आज तक के सभी बड़े आतंकी मिशनों से इस मामले में अलग है, क्योंकि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि अपनी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान ने इस मुल्क में एक साथ 3 मोर्चे खोलने का मिशन प्लान किया है। एक साथ 3 मोर्चे? वह कैसे? हाफिज का पहला और अहम मिशन भारत की जेलों में बंद अपने उन आतंकी साथियों को रिहा कराना है, जिन्हें कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दी जा चुकी है। इसमें नया क्या है? यह तो दहशतगर्दों का बहुत पुराना मिशन है। अपने साथियों को जेल से रिहा कराने के तो वे हमेशा से ख्वाहिशमंद रहे हैं और कितनी ही बार उसमें कामयाब भी हुए हैं, लेकिन फांसी की सजा पाए अब ऐसे दहशतगर्द बच्चे ही कितने हैं? उनमें से कुछ तो फांसी पर लटक चुके हैं। जो बचे हैं उनकी सजा टाइम लिमिट की वजह से सुप्रीम कोर्ट माफ़ कर चुकी है। अभी ऐसा एक खूंखार दहशतगर्द बाकी है जो सुप्रीम कोर्ट की टाइम लिमिट में नहीं आता और जिसे अगले हफ्ते फांसी देना निश्चित हुआ है। वह दिल्ली हाई कोर्ट के सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वह सीरियल ब्लास्ट भी हाफिज ने कराया था और इसके इशारे पर उसे हाफिज के ही एक कमांडर ने अंजाम दिया था, जो बाद में पकड़ा गया था। तुम शायद मुस्तफा की बात कर रहे हो, जो पिछले 3 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। आप ठीक समझे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन औरंगजेब का पहला मोर्चा मुस्तफा की रिहाई को लेकर है। सूचना के मुताबिक हाफिज का प्लान मुकम्मल हो चुका है। प्लान मुकम्मल भी हो चुका है? नारंग चौंक कर बोला, यह तुम क्या कह रहे हो गौतम? यह सच है सर।
क्या कोई प्लेन हाईजैक किया वैसा ही कुछ? और अभी इस बारे में सुराग नहीं मिला है। हाफिज बहुत शातिर दहशतगर्द है। वह अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। ओहो, और इसका दूसरा मोर्चा क्या है? दूसरे मोर्चे पर भी वह काफ़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। मुझे यह पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाफिज की प्लानिंग के मुताबिक जमात उल फिजा के 5 तालिबानी दहशतगर्द कमांडर भारत की सरहद में दाखिल हो चुके हैं और अपना नाम तथा पहचान बदलकर उन्होंने एक लंबे अरसे से इस मुल्क में पनाह हासिल कर रखी है। मजबूत पनाह। कितने लंबे अरसे से? कुछ भी कहना मुश्किल है। वह टाइम 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी। क्या आईबी ने उन पांचों के नाम पता कर लिए हैं? अखलाक, मोहसिन, शमशाद, इस्माइल और क्या? उनके साथ एक लेडी कमांडर भी है जिसका नाम सुरजाना है। कहते हैं कि वह बेहद जवान और ऐसी गजब की खूबसूरत है जो अपने ऊपर किसी को भी लट्टू कर सकती है, लेकिन साथ ही वह ऐसी पत्थर दिल महिला है जिसके कारनामे जल्लाद को भी मात दे सकते हैं। उन्हें भारत में भेजने का क्या मकसद है? सबसे पहला मकसद तो सरकार और खुफिया एजेंसियों की तवज्जो ऑपरेशन औरंगजेब के पहले मोर्चे से हटाना है, ताकि मुस्तफ़ा को जेल से आज़ाद कराने के लिए हाफिज की एक विंग जो कर रही है उससे ज़्यादा अड़चनें न आए। वैसे उन 5 दहशतगर्द कमांडों ने अलग अलग कामों का प्रशिक्षण ले रखा है और उनमें से हर कोई अपने अपने फील्ड का महारथी है, या फिर यूँ कह लीजिए कि स्पेशलिस्ट है। पहले दहशतगर्द कमांडर का तुमने क्या नाम बताया था? अखलाक। हाँ, वह किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है? अखलाक विस्फोटक करने का स्पेशलिस्ट है। आम इस्तेमाल में आने वाली साधारण चीज़ों से भी विस्फोटक बनाने में उसे महारत हासिल है। ऑपरेशन औरंगजेब के तहत उसे असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रेल मार्ग और हाईवे पर बने फ्लाईओवर्स को सीरियल ब्लास्ट करके उड़ाना है। मोहसिन को क्या करना है? मजहब के नाम पर सारे हिंदुस्तान के मुस्लिम बाहुल्य इलाके के मुसलमानों में नफरत का जहर भरना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क के हर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी कौमी दंगे भड़काना। तीसरे का क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, शमशाद। उसका क्या काम है? शमशाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक मदरसे में काम करता था और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के कच्चे दिमाग में मजहब के नाम पर नफरत का बीज बोता था। हमारे मुल्क में भी बेशुमार मदरसे संचालित हैं जिनमें कच्ची उम्र के हजारों लाखों मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। शमशाद का मिशन उन बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें बागी बनाना है और भविष्य में पाकिस्तान के एजेंट तैयार करना है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के बगावती तेवरों को उकसाने और उन्हें ठंडा न पड़ने देने की जिम्मेदारी भी शमशाद की है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हथियार तथा आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेवारी भी शमशाद पर ही डाली गई है। बताने की ज़रूरत नहीं है सर कि आज पाकिस्तान हमारे घर में बैठे नक्सलियों और माओवादियों को बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिनका वह हमारे खिलाफ भरपूर उपयोग करना चाहता है। मैं जानता हूँ। इस्माइल के बारे में कुछ बताओ। इस्माइल आईएसआई की आईटी ब्रांच में काम करता था। सुना है कि उसने इंटरनेट और सोशल साइट के जरिए मजहबी नफरत फैलाने की पुख्ता ट्रेनिंग हासिल की है। 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए असम में जो मजहबी हिंसा फैलाई गई थी उसके पीछे इसी आदमी का दिमाग था।
तब उसने पाकिस्तान में बैठकर वह सब किया था। बाद में किसी वजह से उसे आईएसआई ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो वह हाफिज की जमात उल फिजा का सदस्य बन गया। तो उसका काम सोशल साइट के जरिए भारत में मजहबी नफरत फैलाना और पाकिस्तान के पक्ष में माहौल तैयार करना है। यस सर। और दबे कुचले तथा भूखमरी की कगार पर खड़े विद्रोही मुस्लिम अपराधियों को ढूंढकर उन्हें सरपरस्ती मुहैया कराना है। साफ कहूँ तो हिंदुस्तान के अंदर ही कट्टर मजहबी सोच वाले पाकिस्तानी एजेंट्स को तैयार करना उसका काम है। इसके अलावा एक अन्य अहम जिम्मेवारी भी उसके ऊपर डाली गई है। वह क्या? उन लोगों का चुन चुन कर खात्मा करना जो चरमपंथियों के जिहाद के रास्ते का रोड़ा है, उनके रास्ते की दीवार है। वे कौन है? वे सभी बुद्धिजीवी जो प्रेस मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आतंकवाद को लेकर अपनी निष्पक्ष तथा सशक्त राय देश के सामने रखते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क में माहौल तैयार करते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ सरकार का क्या रुख होना चाहिए, इसका उसे एहसास कराते हैं। यह गौरतलब बात है सर कि हाफिज ने कलम की ताकत को अनदेखा नहीं किया है। उसे इस बात का बखूबी एहसास है कि कलम की धार तोपों का रुख भी मोड़ सकती है। इसीलिए वह कलम के धनी ऐसे बुद्धिजीवियों से खौफ खाता है और उन्हें नेस्ता नाबूद कर देना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए गौतम, ऐसा नहीं होना चाहिए, नारंग तीव्र स्वर में बोला। वह काफ़ी व्यग्र हो उठा था। हमारे मुल्क के ऐसे कलम के क्रांतिकारियों पर हमें नाज है। फिर ऐसे कलम के सिपाही आज बचे ही कितने हैं जो निस्वार्थ भावना से अपने दूरदर्शी विचार मुल्क के आवाम के सामने रखते हैं। वह जितने भी है इस मुल्क के रत्न है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ जनाब, लेकिन यह तभी संभव है जब ऐसे बुद्धिजीवियों को पिन पॉइंट किया जा सके, उनकी पहचान की जा सके। इस काम को विशेष प्रायोरिटी पर अंजाम दो, अपने तंत्र को और मजबूत करो। ऐसे बुद्धिजीवी और वतन परस्त बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं जो दुश्मनों का हौसला तोड़ते हैं। इसलिए वह हर दौर में अतिवादियों के निशाने पर रहते हैं। मैं उनमें से किसी की भी मौत नहीं देख सकता। तुम्हें जो भी मदद चाहिए मुझे बताओ, वक्त आने पर बता दूंगा सर। और वह 5वीं आतंकी कमांडर जो एक लेडी है, उसे क्या काम सौंपा गया है? सुरजाना, उसका अहम काम पाकिस्तानी युवा आतंकवादियों की मुल्क में आमद को आसान बनाना है। उन्हें मुल्क के हर शहर, कस्बे और गांवों में नई पहचान के साथ घुसपैठ कराना है। यहाँ रहने वाली मुस्लिम तथा हिंदू लड़कियों से उनका विवाह कराकर उन्हें भारत की नागरिकता दिलाना है, ताकि उनके उच्च सरकारी अथवा गैर सरकारी पदों पर पहुंचने का रास्ता आसान हो सके। तुम किसी तीसरे फ्रंट की भी बात कर रहे थे ना? उसका तीसरा मोर्चा बेहद विस्फोटक है, हद से ज़्यादा और बहुत अविश्वसनीय है। वह उसमें कामयाब हो गया तो मेरी रिपोर्ट कहती है कि वह आज़ादी के बाद से पाकिस्तान द्वारा हम पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। कारगिल से भी कहीं ज़्यादा बड़ा हमला जो शायद हमारे मुल्क की कमर तोड़ देगा। ऐसा वह क्या करने वाला है? मुझे अफसोस है कि इस मामले में हम अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं निकाल पाए हैं। फिर ऐसा कैसे कह सकते हो कि वह अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? आखिर कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण तुम्हें ऐसा एहसास हुआ।
जी सर, कुछ तो ऐसा है। मुझे मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऑपरेशन औरंगजेब के तीसरे और आखिरी फ्रंट को अंजाम देने के लिए हाफिज को एक निहायत ही गैरमामूली रकम की ज़रूरत है। जब तक वह गैरमामूली रकम हाफिज के हाथ नहीं लग जाती, वह हमारे खिलाफ यह आखिरी मोर्चा नहीं खोल सकता। कितनी रकम की ज़रूरत है हाफिज को? आप यकीन नहीं करेंगे। बताओ। अगर भारतीय करेंसी में बात करें तो वह रकम लगभग 20,000 करोड़ रुपये बैठती है। क्या? हमारे आश्चर्य के नारंग का बुरा हाल हो गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई थी। 20,000 करोड़? इसीलिए कहा सर कि यकीन नहीं करेंगे। इतनी गैरमामूली रकम तो बंटवारे के बाद से पाकिस्तान ने आज तक हमारे मुल्क के खिलाफ अपनी मुकम्मल जिहाद पर भी खर्च नहीं की होगी। फिर तो वाकई हाफिज के दिमाग में कोई शैतानी इरादा धधक रहा है। आखिर क्या करना चाहता है वह? इतनी गैरमामूली रकम का क्या इस्तेमाल है उस हैवान के दिलो दिमाग में? इस रकम के कारण ही मैंने यह अंदाज़ा लगाया है कि शायद वह अब तक का सबसे बड़ा हमले करने वाला है। यह रकम उसे कहाँ से हासिल होने वाली है? हमारे अपने मुल्क से। क्या? नारंग उछल पड़ा। यह तुम क्या कह रहे हो गौतम? हमारे मुल्क से उसे यह रकम कौन मुहैया करा सकता है? यही तो वह रहस्य है जिस तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। उसे रोको गौतम, उसे रोको। यह कभी नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के दुश्मनों के हाथ यह रकम किसी भी हाल में नहीं लगनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं फिर कहता हूँ, तुम्हें सरकार से जिस किस्म की भी मदद चाहिए फ़ौरन उपलब्ध होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा सर, बल्कि कर रहा हूँ। और कुछ है तो सही सर, कहो। दुश्मन का ऑपरेशन औरंगजेब बहुत ही व्यापक व भयावह मिशन है। इस महामिशन को कामयाबी से अंजाम देने के लिए लुइस को एक मास्टरमाइंड की ज़रूरत होगी। एक ऐसे मास्टरमाइंड की जो इस मुल्क में पहले से मौजूद हो। मेरी इन्फॉर्मेशन कहती है कि लुइस ने वह मास्टरमाइंड ढूंढ लिया है। कौन है वो? शायद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा? नारंग एक बार फिर चौंका। जिसे जेल से छुड़ाने का प्लान तुम कहते हो कि लुइस तैयार कर चुका है? आपने ठीक समझा सर। मुस्तफ़ा एक दरिंदा है। वह आज़ाद हो गया तो मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि उसमें लुइस के मास्टर प्लान को कामयाबी से अंजाम देने की सारी क्षमताएं हैं। और कुछ? नो सर, मेरी रिपोर्ट मुकम्मल हुई। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।